वेरी इजी टू गेट अ बैंड 9 इन रिसेप्टिव स्किल्स। सबसे पहले समझ लेते हैं रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है। बेबी वो न्यूज़ चल रही थी तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स तो पता थे कि हाँ ये है, तो अगर आप उन्हें सुनना शुरू करेंगे इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 मार्क किया, उसे आंसर किया और एकदम से आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो दिखा, यू आर श्योर कि यही 6 है, यू आर श्योर कि इसके बाद ये 7th पे भी आ गया है, तो 5th कहाँ गया? इसका मतलब आपने 5th मिस कर दिया। स्ट्रैटेजी सीखो ना, जो आता है वो तो आता ही है, जो आता है उसे तो कुछ करना नहीं है, जो नहीं आता उसे समझने की जरूरत है। Are you someone who is aspiring to get a band 9 in their IELTS listening test? See, it is very easy to get a band 9 in receptive skills. सबसे पहले समझ लेते हैं receptive skills क्या होता है। दो तरह की skills होती हैं, productive और receptive। receptive में क्या होता है कि हम receive कर रहे हैं, language कोई और produce कर रहा है, बोल कोई और रहा है, मेरा काम है सुनना। क्या आपको पता है कि सुनने में और लिसनिंग में, हियरिंग में और लिसनिंग में फ़र्क क्या है? हिंदी में चाहे कोई अंतर ना हो, बट इंग्लिश में लिसनिंग इज जब आप किसी भी आवाज़ को, किसी भी वर्ड्स के आर्टिकुलेशन को सुन के उसे समझ सकते हो, कुछ मीनिंगफुल सा उसका कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। जैसे मैंने कहा हेलो, इसका कोई मतलब है, बट मैंने कहा वो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप अगर उस आवाज़ को सुन पाए तो हियरिंग आपकी अच्छी है। अब इंग्लिश में लिसनिंग अच्छी हो जाए, जो भी आप वहाँ पे सुने उसे समझ के उसको मीनिंग को उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाए, दिस इज लिसनिंग। अब देखिए, क्योंकि लैंग्वेज कोई और प्रोड्यूस कर रहा होता है, हमारा काम है सिर्फ समझना, चाहे लिसनिंग है चाहे रीडिंग है। अगर हम भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो हमारा बैंड 9 आ सकता है, बैंड स्कोर 9 आ सकता है। बैंड स्कोर 9 का मतलब क्या है? अगर आप एकेडमिक का टेस्ट ले रहे हैं तो आपके पास लेवरेज है एक क्वेश्चन गलत करने का, 39 भी आएगा तो आपका बैंड 9 ही आएगा। मगर अगर आप जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट ले रहे हैं तो आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, है ना, फॉर बैंड 9। चाहे लिसनिंग इट्स द सेम, बट उसमें भी ये है कि आप 40 टारगेट करके चलिए, तभी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अब जब हमारी ये बात हो गई है कि हमें लिसनिंग में बैंड स्कोर 9 लाना ईजी है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि देखो देखो हमारे स्टूडेंट्स का बैंड 9 आया, तो बैंड 9 ओवरऑल स्कोर नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो एक पर्टिकुलर स्किल में आया हो, पर्टिकुलर स्किल में लाना आसान है। बैंड स्कोर 9 इन लिसनिंग इज क्वाइट ईजी टू गेट। मगर कैसे ईजी? आपने कह दिया ईजी तो ईजी हो गया, हाउ टू मेक इट ईजियर? सबसे पहले देखिए, जब भी हम भाषा की बात करते हैं, मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था और आज मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं किसी दिल्ली एनसीआर के बच्चे के आगे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगी ना, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, वो समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है जहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मगर अगर मैं बठिंडा के किसी बहुत ही रिमोट एरिया में चली जाती हूँ और वहाँ जाके एकदम से, है ना, आई स्टार्ट टॉकिंग इन फ्लुएंट इंग्लिश एंड स्टार्ट यूजिंग सम डिफिकल्ट वर्ड्स, क्या होगा? वो बच्चा डर जाएगा। उसे चाहे इंग्लिश आती होगी, मगर क्योंकि वो उससे एक्लेमेटाइज नहीं है, उसे आदत नहीं है इतनी इंग्लिश सुनने की, तो हो सकता है वो बच्चा डर जाए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि उसे वो एनवायरनमेंट दिया जाए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट लिसनिंग टू द लैंग्वेज फर्स्ट। जितना आप सुनेंगे भाषा को, है ना, उतना ही आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। क्या कर सकते हैं? न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर इंडिया में जब हमारा राम मंदिर का भी टॉपिक चल रहा था तो हर न्यूज़ चैनल उसे कवर कर रहा था, वेदर इट इज़ सम हिंदी चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल और इंग्लिश न्यूज़ चैनल और इवन एनी वर्नाकुलर न्यूज़ चैनल, जहाँ पे भी वो न्यूज़ चल रही थी। तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स तो पता थे कि हाँ ये हैं, तो अगर आप उन्हें सुनना शुरू करेंगे इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? कार्टून्स में जहाँ छोटे छोटे डायलॉग्स यूज़ होते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि इट्स अगैन, है ना, आप बेसिक बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ सुन सकते हैं लैंग्वेज को? आप जो भी नोट्स हैं या कुछ भी है उसमें हल्का हल्का ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश में हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो ट्राई कि हम अपनी जितने भी नोट्स हैं, अपनी जो वीडियोज़ हैं, उन्हें इंग्लिश में रखें, सो दैट यू आर नॉट बम्बार्डेड विद द लैंग्वेज बट स्टिल यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अपने बोलने में भी जब आप किसी आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आप उन्हें कहिए ना कि यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद मी, तो आप उनकी लैंग्वेज को भी सुनेंगे। तो धीरे धीरे सुनने से ही आपकी लैंग्वेज इवेंचुअली इंप्रूव हो जाएगी। और कुछ नहीं तो अगर आपको कुकिंग का शौक है तो रेसिपीज़ आपको दिख रहा है वहाँ पे, है ना, कि अगर उन्होंने ये इलायची डाली है तो कार्डमम डाला गया है, अगर उन्होंने अजवाइन डाली है तो कैरम सीड्स डाले हैं, है ना। तो ये क्या है, आप इसे देख के सीख सकते हैं। पॉज या कट, यार कैरम सीड्स ही होते हैं ना, अजवाइन, ठीक बोला था ना, जीरा क्या। इसके अलावा क्या करें? द नेक्स्ट पॉइंट इज
क्वेश्चन टाइप। अब आ जाते हैं आइल्स पे, वो तो हमने अपनी जनरल लिसनिंग को इम्प्रूव किया। अब आ जाते हैं आइल्स में। आइल्स में देखिए जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कैसा क्वेश्चन टाइप आता है, हम कहीं कहीं प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई डेट आएगी, तो जब वो डेट बोली जाए तो हम ध्यान दे दें। तो अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले ही कि अच्छा ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये इसके साथ जाता हो सकता है, पहले से एज्यूम नहीं करना है, एजम्पशन नहीं करनी है, बट सुनने से पहले प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं ना, तो समझ तो सकते हैं। आया तो ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करके चेंज कर दिया, एटलीस्ट यू नो कि अच्छा अब इनमें से आंसर है, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रीच द राइट आंसर। किसी भी सब्जेक्ट में 100% स्कोर करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट को एक्सट्रीम उसका मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन इट कम्स टू सच एग्जाम्स, तो इनमें बहुत जगह स्ट्रैटेजीज भी यूज़ होती हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज को समझने की ज़रूरत है। या फिर कई जगह क्वेश्चन टाइप कैसा होता है कि साइन पोस्ट किया जाता है। साइन पोस्टिंग का क्या मतलब है, वो कहेंगे द एडवांटेजेस आर, द अपसाइड इज। तो अगर आपको पता है कि है ना यहाँ पे एडवांटेजेस की बात चल रही है, तो मुझे यहाँ रहना है। द मोमेंट दे शिफ्ट टू द डिसएडवांटेजेस आर, द डाउन साइड इज, द ड्रॉबैक्स आर। तो अगर आपको बेसिक वर्ड्स पता है, नाउ यू नो कि अच्छा एडवांटेजेस दे आर डन एंड डस्टेड विद, नाउ इट्स द टाइम दैट आई शुड मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, जो हमारे दूसरे क्वेश्चन टाइप्स हैं। अब देखो इसमें डेवलप कैसे की जाए स्ट्रैटेजीज। आपने कह तो दिया मैम स्ट्रैटेजी डेवलप कर लो, सिखाओ भी तो सही। मैम आई है, सिखा के जाएगी, ठीक है। तो कैसे डेवलप की जाए स्ट्रैटेजी, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि द आंसर्स दे आर ऑलवेज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद बोला जाएगा, 3 उसके बाद। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को भी पॉलिश कर रहे हैं, अपने टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 मार्क किया, उसे आंसर किया, और एकदम से आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो दिखा, यू आर श्योर कि यही 6 है, यू आर श्योर कि इसके बाद ये 7th पे भी आ गया है, तो 5th कहाँ गया, इसका मतलब आपने 5th मिस कर दिया। अब उसका नाउ द रिकॉर्डिंग इज प्लेड ओनली वंस, तो जब वो खत्म ही हो गया है तो उसके लिए बैठ के है ना, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। जो चला गया, अब चिड़िया चुग गई खेत, वो क्वेश्चन चला गया हमारा, तो उसके लिए दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड व्हेन इट कम्स टू द लिसनिंग टेस्ट। जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान गया कि अरे ये कौन आ गई टेस्ट सेंटर में, ये किसका फ़ोन आया, ये मैसेज किसका बजा, तो वहाँ पे द गेम विल बी गॉन। इसलिए वहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड है ना, कहीं और आपकी अटेंशन नहीं जानी चाहिए। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यू हैव टू प्रिडिक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, पॉज, इज ही अराउंड? तो जब हमारा पहला हुआ कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को स्टडी कर लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रिडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हमेशा पता चलना चाहिए कि हाँ मैं इस इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर वो आंसर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग फॉर जिस्ट एंड लिसनिंग फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों चीज़ों को यहीं समझ लेते हैं। लिसनिंग फॉर जिस्ट का क्या मतलब है, सुना और पॉइंट समझ में आ गया। जिस्ट मोटी मोटी बात, कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो वो यहाँ से समझ में आता है ना, कहना क्या चाहते हो तो वो समझो। यहाँ पे जिस्ट समझ में आना चाहिए, चाहे मैं एक ही चीज़ को एकदम 10 वर्ड्स वाले लंबे सेंटेंस में बोलूँ या 3 वर्ड्स में बोलूँ, है ना। तो जब मैंने 10 वर्ड्स में बोला, उसका निष्कर्ष जो होता है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका जिस्ट क्या है, उसे समझना। दूसरा है लिसनिंग फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने अगेन यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है कि अच्छा ये पूरा इतना सारा कुछ बोला और इसका ये मुझे मतलब समझाना चाह रहा था, तो ये चीज़ों में डिफरेंस। इसमें क्या होता है, जस्ट सुना, मुझे पता है कि यहाँ पे आंसर ये है, ठीक है, और मैंने ये निकाल लिया। अब इसमें 2 चीज़ों में अंतर समझेंगे। एक होता है स्पेसिफिक डिटेल्स। स्पेसिफिक डिटेल्स क्या होती है, मुझे पता है कि यहाँ पे ये मुझे क्या पूछेगा, क्या लिखने को बोलेगा कि लेट्स से आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है। मैंने अगर क्रेडिट कार्ड नंबर सुनना है तो ये क्या स्पेसिफिक डिटेल है ना। क्रेडिट कार्ड का नंबर सुनूंगी, मुझे पता चलेगा कोई 4-5 ऐसे 16 डिजिट्स का नंबर होगा। यहाँ पे एक टिप देती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने 0 को बोला ओ, आपने सुना ओ, आपको समझ नहीं आया और आपका क्या हो गया ओ, हाँ वो नहीं होना चाहिए। ओ इन इंग्लिश है 0। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कई बार वो Z को जी बोलते हैं, है ना, तो जी, अब जी टीवी नहीं लिखाना वहाँ पे कि जी, ये क्या हुआ।
तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेंगी? कोई बात नहीं, ये मोस्टली कैम्ब्रिज की बुक्स में या ऑनलाइन आपको हर जगह दी रहती है। इसके अलावा आपको ये सब मटेरियल हम इवेंचुअली ऐप पे भी अवेल कराएंगे, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ पे भी सीख के, वहाँ से सुन के सीख सकते हैं। सो वी विल बी मेकिंग इट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा ऐप पे, स्लोली बट इवेंचुअली, ठीक है, मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज साइन पोस्टिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर उन्होंने आपको एडवांटेजेस वर्ड यूज़ किया, अपसाइड यूज़ किया, पॉजिटिव्स यूज़ किया, प्रोज यूज़ किया, इसका मतलब वो एडवांटेजेस की बात कर रहा है। तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए, उसने चारों में मान लो अलग यूज़ किया, बट द मोमेंट उसने कहा द नेगेटिव साइड इज हाउएवर, है ना, जैसे उसने हाउएवर यूज़ किया मुझे पता चल गया कि टोन चेंज होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं समझ गई कि अच्छा पॉजिटिव से अब ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, उसके अगर वो जो भी है उससे कॉन्ट्रोडिक्टरी पार्ट पे वो आ रहा है, तो मुझे इमीडिएटली उस पर मूव करना है। दिस इज माई साइन पोस्टिंग, ये भी हमें आना चाहिए। अब आती है टेस्ट रिक्वायरमेंट। अब होता क्या है कि मान लो किसी चीज़ का आंसर था फोटोज़, ठीक है, और ये तो क्या है, यहाँ पे एक कॉमन नाउन है, मैंने ऐसे लिखना था, बट मैंने क्या किया, मैंने उसे लिख दिया यहाँ पे फोटोज़। अब ये तो हो गया गलत। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर नाउन है, ये तो एक कॉमन नाउन है, आपको तो इसे ऐसे लिखना था, यहाँ तो आपने स्मॉल पी लिख दिया, आपको तो कैपिटल पी लिखना था। अब इतना दिमाग कौन लगाएगा? मैम, हमसे इंग्लिश तो पहले हम बड़ी मुश्किल से कर रहे, टेस्ट में डर के तो हम पहले बैठे, अब ये कौन याद रखे कि कहाँ पे कैपिटल पी लगेगा, कहाँ स्मॉल पी? दिमाग से। क्या दिमाग लगाना है? सब कुछ कैपिटल में भी तो लिख सकते हो, है ना कुछ ऐसा लिखेंगे। अब मैं अगर ऐसे लिखाऊंगी, अब उन्हें लगेगा कि अच्छा ये तो भाई क्लैरिटी के लिए इसने ऐसे लिखा है। स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है? सारा कुछ कैपिटल में लिख दो, डन एंड डस्टेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, है ना। अब देख लो भाई, हमने तो लिख दिया, अब अपने से नाउन लेना, वर्ब लेना, प्रोनाउन लेना, जो लेना लेते रहो, हमें नहीं पता, हमारा काम हो गया, हमने आपको सही आंसर लिख के दे दिया है और मेरा कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट बता रही हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर था फोटोज़, मैंने कहा ना फोटोज़ थोड़े ना होता है, ये तो होता है फोटोग्राफ्स, ज़्यादा ओवर होशियार बनने की कोशिश है ना, और मैंने इसे ये लिख दिया फोटोग्राफ्स। ये क्या हो जाएगा? बड़ा सा गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोटोज़ बोला या फोटोग्राफ्स बोला है। आपका लिसनिंग का टेस्ट है ना, जो सुनोगे वही लिखना है, दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे, ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनने लग जाना कि ओहो ऐसे नहीं, ऐसे मैं तो ज़्यादा फैंसी करके आऊँगा ना, कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया गया उसे वैसे ही यूज़ करना है। तो इससे क्या है कि हमारा ये जो दिमाग है ना लगाना कि हाँ ये ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, वो ख़त्म। हमें सिर्फ वहाँ जाके फिर उसके बाद मैकेनिकली अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है। स्पीड होनी चाहिए आंसर्स को ट्रांसफ़र करने की। अब बहुत सारी यूजुअली मैंने ऐसे देखा कि गर्ल्स ये करती हैं, बट इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, ऐसा किसी ये नहीं है कि लड़कियाँ ही करती हैं लड़के ही करते हैं। हमें होता है कि अब 10 मिनट मिले ना, मैंने ऐसे मोती पिरो के लिखना है ना इसे, तो घंटा घंटा ऐसे PHO ऐसे करके लिखना शुरू कर देती। डोंट डू दैट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी स्पीड होनी चाहिए। पता चला कि 40 वर्ड्स लिखने थे, मैं तो अभी 10 मिनट होने वाले 30 पे ही हूँ। इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब क्या? पढ़ी जाने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो ये जो नॉर्मल इंग्लिश कैप्स होते हैं उसमें लिखना है। अब कई बार क्या होता है, स्पेशली अगैन, है ना, जिन लोगों की कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो कई लोग ऐसे स्टार्ट कर देते हैं PHOTOS। अब ऐसे लिखोगे ना बेटा, कैसे चलेगा? अब आपका ये जब सिस्टम चेक करेगा, अगर उसे ना समझ आए, खामखा के आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो बेटर है ना, जो नॉर्मल चीज़ है, जो नॉर्मल हैंडराइटिंग है, जो सब पढ़ सकते हैं, सबके लिए लेजिबल है, उसे यूज़ करो। कंप्यूटर को भी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। तो स्पीड होनी चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, सारे लेटर्स कैपिटल रख दो। 10 मिनट में 40 वर्ड्स को आपको ट्रांसफ़र करना है। 40 जस्ट वर्ड्स, नो वर्ड्स, सेंटेंसेस भी नहीं है। तो इतना कोई मेजर डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड गेम है नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको कहा ठीक है, मैं मानती हूँ कि 39 पे भी बैंड 9 आ जाता है, बैंड स्कोर 9 आता है, बट ये नहीं है कि मैम फिर एक तो गलत हो ही सकता है। आपने 40 आउट ऑफ 40 की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन टाइप है, या तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी साथ साथ में देखोगे। कैसे करोगे? जब तक, अब क्या है कि मार्केट में जो मटीरियल है मेजरली वो कैम्ब्रिज का अवेलेबल है, ऑथेंटिक है, टेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब आप कैम्ब्रिज के मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 18 किताबें हैं, 4 उनमें सब में टेस्ट हैं, तो 18 4 कितना हो गया, ठीक है।
अब ये जो आपके पास मटेरियल है, ऑल्दो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, बट उस सफिशिएंट उन 72 अगर आप रीडिंग्स की या लिसनिंग्स की बात करते हो, चाहे सफिशिएंट है, मगर उसमें क्या है, 72 तो कई लोग ऐसे ही कर लेते हैं खट से, एक दिन में 3-3 करी, महीने बाद मैम हमारा तो हो गया, स्कोर अभी भी नहीं आ रहा, ये तो मैंने की हुई है, वो भी मैंने की हुई है। ठीक है, आपने कर रखा है, आपके पास मटेरियल है, बट क्या आप उसमें आपके सब में 40 आउट ऑफ 40 आए थे? नहीं आए। कैसे आएंगे? कौन सा क्वेश्चन टाइप गलत हुआ? क्या आप डायग्राम में मैप्स को मार्क करने में गलती कर रहे हो, या फिर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर जब सेक्शन 3 में कॉन्वर्जेशनल स्किल्स चलती हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं और आपको वहाँ पे समझना है और पढ़ने में भी वो जो रिस्पॉन्सेज हैं लेंदी हैं, वहाँ गलत कर रहे हो। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो वहीं से पता चलेंगी ना, जब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस भी देख ली, आज एक लिसनिंग करी, 10 दिन बाद उसी लिसनिंग को उठाओ दोबारा से और करके देखो, आर यू गेटिंग 40 आउट ऑफ 40? क्या आपके अब भी वही क्वेश्चन टाइप गलत हुए या इस बार कुछ और गलत हो गया? ये समझने की ज़रूरत है। समझेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम ये करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वन इज़, अपनी वही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आपको डेवलप करना ही करना है। अगर आप मेरी सजेशन लें तो आप अपना एक नोटबुक बनाइए, जब आपने टेस्ट 1 किया तो वहाँ लिखो, टेस्ट 1 में मेरे 40 में से कितने मार्क्स थे, ऑफकोर्स वो तो आप लिखोगे ही। सेकंड में आप क्या लिखोगे कि मेरे कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो हमेशा सही हो रहे हैं, ऑलवेज राइट कौन से है ना, तो उसके आगे आप अपना स्ट्रेंथ लिखो और उन क्वेश्चन टाइप्स को लिखो। वीकनेस कौन सी है, कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो हमेशा गलत हो रहे हैं, तो इसकी स्ट्रैटेजी सीखो ना। जो आता है वो तो आता ही है, जो आता है उसे तो कुछ करना नहीं है, जो नहीं आता उसे समझने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वन इज, इसका फिर ऐसे एनालाइज करेंगे। एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे समझ में आ गया, मगर मेरी जो वीकनेस है वो मेरी वीकनेस क्यों है? उसके लिए मैं क्या स्टेप्स लूँ, मैं क्या करूँ कि मेरी डायग्राम्स गलत ना हो? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझे सिर्फ मैप्स ही दे सकता है? ऑफ कोर्स वी आर देयर, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक पूरे के पूरे लिसनिंग का चार्ट जहाँ पे सिर्फ आप मैप्स ही कर सकते हो। एक पूरी लिसनिंग का पार्ट जिसमें आप सिर्फ पार्ट 4 वाले जिसमें स्पीड फास्ट है और डेटा एकेडमिक बेस्ड है वो कर सकते हो। एक प्रॉपर आपको एक लिसनिंग का पार्ट दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्वर्जेशनल स्किल्स के लिए, जहाँ पे 3 या 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं या 3 लोग बोल रहे हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, किसी रिसर्च पे, किसी मार्केट स्टॉक पे, किसी पे डिस्कशन हो रहा है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एक ही गो में। और फिर देखोगे मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, अगर कौन सा पार्ट है जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या मुझे एलिमिनेट करना नहीं आता, क्या मैं सेंटेंसेस ही नहीं पढ़ पा रहा, रिस्पॉन्सेज ही नहीं रीड कर पा रहे हैं हम, या फिर मैंने रिस्पॉन्सेज रीड किए बट उनमें से राइट कौन सा है उसके लिए, क्या मेरी नोट्स टेकिंग स्किल्स वीक हैं। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, चाहे उनकी लिसनिंग ख़राब होती है, थोड़ी वीक होती है, जब वो सुन रहे होते हैं साथ साथ में उनकी बड़ी स्पीड से नोट्स ले लेते हैं, पार्ट 3 में लिख लेते हैं। अब 10 मिनट हैं ट्रांसफ़र करने में, उस टाइम को यूज़ कर लेते हैं कि अच्छा इसके साथ ये जाएगा। मान लीजिए चलो अगर हम बैंड 9 के लिए नहीं, बैंड 8, 8.5 के लिए भी कर रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो चल जाएगा, है ना, बट सारे तो ना गलत करें। तो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है उसका एनालिसिस करके उस डायरेक्शन में हम राइट स्टेप लेंगे। अगर आपने ये सब कर लिया तो ट्रस्ट मी, एक बार करके देखिए, अगर रिजल्ट्स ना मिले देन यू कम टू मी, पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन कि मैम मैंने तो करा था और मेरा स्कोर नहीं आ रहा है या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा, वी आर देयर फॉर यू, सॉल्यूशन निकाला जाएगा, बट पहले प्रैक्टिस इज द की। शुरू करो, सुनो लैंग्वेज को, न्यूज़ सुनो, गाने सुनो, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज सुनो, लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा खुद को एक्लाइमेटाइज करो एंड यू आर देयर। द जर्नी इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट हमने उसमें राइट डायरेक्शन में स्टेप नहीं लिया है। टेक दैट स्टेप एंड बी सक्सेसफुल। May God bless you all. Take care. Bye-bye.